हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर तक कर लिया था। आज उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेल वॉल से। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल बेसिकली प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है। इसका क्या फंक्शन होता है? सेल वॉल का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू होल प्लांट एंड होल सेल। मीन्स कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की, और ये प्लांट को सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अभी हम एक एक करके बाकी की सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है। रिजिड मीन्स हार्ड होती है। फंजाई जो है हमारी, उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है, और प्लांट की सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज की। उसके बाद इसका फंक्शन जो है वो क्या है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू प्लांट्स। उसके बाद है सेल टू सेल इंटरकनेक्शन। इसका क्या मतलब है कि सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग हमें पता है, तो एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट करने का काम भी सेल वॉल करती है, टू हेल्प इन इंटरकनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। उसके बाद है इसका अगला काम बैरियर टू अनडिजायर्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स, कि एक बैरियर की तरह एक्ट करती है। जो अनडिजायर्ड मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल सेल को नहीं चाहिए, अनडिजायर्ड मॉलिक्यूल को वो बाहर ही रोक के रखती है। एज ए बैरियर वो काम करता है हमारा सेल वॉल। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। सेल वॉल को हम टू कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंड है सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? जो कैपेबल ऑफ ग्रोथ और डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर। मींस प्राइमरी सेल वॉल में डिवीजन हो सकता है। मींस प्राइमरी सेल वॉल डिवाइड करके या हम कई प्राइमरी सेल वॉल में ग्रोथ हो सकती है, और जैसे जैसे सेल मैच्योर होगी ये खत्म होने लग जाएगी। डिमिनिशेस, इसका क्या मतलब है? डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर। जैसे ही हमारी प्लांट सेल मैच्योर होने लगेगी तो ये प्राइमरी सेल वॉल खत्म होने लग जाएगी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? ये फॉर्म्ड ऑफ इनर साइड ऑफ सेल। जैसे जैसे प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश हो जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, वो भी सेल के अंदर की साइड। आई होप ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। सेल वॉल आपको समझ में आई होगी, और उसके दो जो टाइप हैं, जो दो पार्ट्स में इसे कैटेगराइज किया गया है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, वो भी आपको समझ में आया होगा। अब दो टर्म्स और होती हैं, मिडल लैमेला एंड प्लाज्मोडेस्माटा। ये चीजें भी सेल वॉल के साथ हैं। इसको हम इसके साथ में कंबाइनली पढ़ लेंगे कि प्लाज्मोडेस्माटा और मिडल लैमेला क्या होता है। ये बेसिकली एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है हमारा यहाँ से, कि मिडल लैमेला एंड प्लाज्मोडेस्माटा में क्या अंतर है, या एक क्वेश्चन ये आ जाए कि इनकी डेफिनेशन बताओ। तो सबसे पहले करेंगे हम मिडल लैमेला के बारे में। मिडल लैमेला क्या है? लेयर ऑफ कैल्शियम पैक्टेट होल्ड्स नेबरिंग सेल्स। मतलब कि ये मिडल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है। एक लेयर होती है कैल्शियम पैक्टेट की, और ये क्या करता है? होल्ड्स नेबरिंग सेल, आपस में सेल्स को जोड़ के रखता है। आसपास की जो नेबरिंग सेल्स है उनको आपस में कनेक्शन जो उनका जोड़ के रखता है, वो काम होता है मिडल लैमेला का, और ये बना हुआ होता है कैल्शियम पैक्टेट का। सेकंड आता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। अब ये देखो, मिडल लैमेला तो सिर्फ नेबरिंग सेल्स को होल्ड करके रख रहा था। उसके बाद प्लाज्मोडेस्माटा सेल्स को आपस में इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करता है। एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, उनको आपस में कनेक्ट करता है, उनके साइटोप्लाज्म को। मतलब साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर का जो कंटेंट है, जो फ्लूइड कंटेंट है, जिसके अंदर सारी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, उस साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करता है। बेसिकली मेन कनेक्शन का काम कौन कर रहा है? हमारा प्लाज्मोडेस्माटा की साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है दो सेल्स के बीच में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो सेल वॉल हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम दूसरी सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये भी दो टाइप का होता है,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के कनेक्शन में ही ये मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होता है हमारा। सबसे पहले मेम्ब्रेन सिस्टम में आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके जस्ट साथ में आ जाएगा गोल्गी एपरेटस। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, और नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे नेटवर्क में प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कहलाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टू टाइप में डिवाइड किया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द बेसिस ऑफ presence of ribosome and absence of ribosome. If ribosomes are present on endoplasmic reticulum, then that type of endoplasmic reticulum will known as rough endoplasmic reticulum, and endoplasmic reticulum in which ribosomes are absent, that endoplasmic reticulum is called as smooth endoplasmic reticulum. Means अगर endoplasmic reticulum के ऊपर ribosomes present हैं तो वो कहलाएगी रफ, और अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो वो कहलाएगी स्मूथ। अब इसका क्या फंक्शन होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और राइबोसोम्स हमें पता है क्या कहलाते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं राइबोसोम, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये इसका मेन फंक्शन हो जाएगा कि ribosomes are present, hence it help in protein synthesis and secretion. सेकेंड है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। स्मूथ है ये, राइबोसोम एब्सेंट है, और इसका फंक्शन ये है कि लिपिड्स एंड स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस, कि लिपिड्स एंड स्टेरॉयडल हार्मोन को सिंथेसाइज करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है। आई होप आप लोगों को ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफरेंस समझ में आया होगा और इनका फंक्शन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली की तरफ, और हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेली है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस मैंने अभी बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कनेक्शन में ही प्रेजेंट होता है गोल्गी एपरेटस। ये पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। सबसे पहले न्यूक्लियस बीच में सेल के प्रेजेंट है, उसके कनेक्शन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट कनेक्शन में गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस क्या है? गोल्गी एपरेटस को डिस्कवर किया था, सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कैमिलो गोल्गी ने, और ये कैसा दिखता था? नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एंड गोल्गी एपरेटस हमारा रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क है। उसमें क्या है? कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप्ड सिस्टरने, कि इसमें फ्लैट और या डिस्क शेप के सिस्टरने प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये टू टाइप क्या कहेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड एक फेस है इसका, एक इसका बाहर पेरिफेरी की साइड फेस है। तो उस टाइप में जो फेस कॉन्वेक्स, सिस या फॉर्मिंग फेस कहें, ये न्यूक्लियस की साइड प्रेजेंट है। दूसरा है कॉनकेव, ट्रांस या मैच्योरिंग फेस, ये न्यूक्लियस से अवे प्रेजेंट है। मींस गोल्गी एपरेटस ने अपने आप को इस तरीके से अरेंज किया हुआ है कि जो फेस न्यूक्लियस के साइड प्रेजेंट है उसे हम कह देंगे कॉन्वेक्स, सिस या फिर फॉर्मिंग फेस, और जो फेस न्यूक्लियस से अवे प्रेजेंट है उसे हम कह देंगे कॉनकेव, ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। ये आप लोगों को समझ आया होगा, बहुत इजी था। उसके बाद है इसके फंक्शंस, कि गोल्गी एपरेटस के क्या फंक्शन होते हैं। एक तो इसका मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग में, कि मटेरियल्स को पैकेजिंग में हेल्प करवाता है हमारा गोल्गी एपरेटस। सेकंड इसका फंक्शन है साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, कि जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं एंड जो हमारे ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो भी गोल्गी एपरेटस में सिंथेसाइज होते हैं। अब एक चीज देखने की है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस के बीच में क्या शेयरिंग हो रही है या क्या कनेक्शन बन रहा है। देखो, जैसे कोई मटेरियल है उसको क्या करेगा, सबसे पहले कोई मटेरियल है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक वेसिकल में पैक कर देगा। मटेरियल को वेसिकल फ्रॉम ईआर। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल आएगा वो कहाँ जाएगा? फ्यूज विद सिस फेज, कि जो गोल्गी एपरेटस है उसके सिस फेज पे फ्यूज हो जाएगा। उसके बाद ये चला जाएगा
मूव टुवर्ड मैच्योरिंग फेज। सबसे पहले कोई मटेरियल आया, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक वेसिकल में स्टोर कर लिया। उस वेसिकल को वो फ्यूज करवाएगा जो हमारा गोल्गी एपरेटस है उसके सिस फेज से। अब सिस फेज के बाद वो मूव करता हुआ गोल्गी एपरेटस के ट्रांस फेज में चला जाएगा। सिस फेज क्या था, जो न्यूक्लियस की साइड प्रेजेंट था। ट्रांस फेज क्या था, जो न्यूक्लियस से अवे प्रेजेंट था। तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल कैसे हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस दोनों के कंबाइंड फंक्शन से ये जो मटेरियल है हमारा उसकी पैकेजिंग हो पाई है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगली ऑर्गेनेली हमारी लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या है, इसे हम सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। ये तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 1 मार्क का ये क्वेश्चन कि जो हमारी सेल ऑर्गेनेली है, कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर होगा लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम में ऐसा क्या होता है जिसे सुसाइडल बैग कहा जाए इसे, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये एंजाइम्स एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे, और ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, इनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम, ठीक है, जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं, और जो सेल में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं ये। अब इसको सुसाइडल बैग इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस टाइम ये इन सब को डाइजेस्ट कर रहा होता है उस टाइम फिर ये बर्स्ट कर जाता है, एकदम से फट जाता है, पूरा पूरा फट जाएगा। मतलब इसमें पूरा जो हमारा लाइसोसोम का स्ट्रक्चर था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, लाइसोसोम ने खुद अपने आप को खत्म कर लिया, इसलिए इसको सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। अब हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वैक्यूल्स। ये आज की हमारी लास्ट ऑर्गेनेली रहेगी। और वैक्यूल में जो पढ़ने की चीज है मेन वो क्या है कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसका क्या नाम है, टोनोप्लास्ट। अब तक हमने किसी की भी मेम्ब्रेन का नाम नहीं पढ़ा है कि उसकी क्या मेम्ब्रेन है, उसकी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि व्हाट इज टोनोप्लास्ट या व्हाट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है, तो हमारा आंसर रहेगा टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्लांट्स के अंदर ये बड़ा साइज का होता है। अप्रोक्स जो प्लांट सेल है उसका 90% वॉल्यूम वैक्यूल घेर के रखता है। सेकेंडली जो हमारे एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल का साइज छोटा होता है। वैक्यूल्स कैसे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन है जिसे हमने क्या नाम दिया, सिंगल उसकी वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया टोनोप्लास्ट। उसके बाद है कंटेन वाटर, सैप और एक्सक्रीटरी वेस्ट। अपने अंदर वो वाटर, सैप और एक्सक्रीटरी वेस्ट को कंटेन करके रखता है। एंड प्लांट्स में ये 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल को ऑक्यूपाई करके रखते हैं। एनिमल्स में ये स्मॉल साइज के होते हैं। अब वैक्यूल्स भी इनके फंक्शन के बेस पे 2 टाइप में हम पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होंगे, जो एक्सक्रीशन में अपना रोल प्ले करेंगे। वैक्यूल जो एक्सक्रीशन में, मतलब सेल से बाहर हमें कोई चीज एक्सक्रीट आउट करनी है तो क्या होगा, सबसे पहले वो चीज जो हमें एक्सक्रीट आउट करनी है वो वैक्यूल के अंदर पैक होगी। वैक्यूल के अंदर आके वैक्यूल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएगा, वहां पे वो फ्यूज होगा, और जो उसके अंदर वेस्ट था, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रेजेंट था वैक्यूल के अंदर, वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये एक्सक्रीशन में रोल करेगा, और ये कहाँ होता है, मेनली अमीबा में। सेकेंड फूड वैक्यूल, फॉर्म बाय एनगल्फिंग द फूड, और ये होता है प्रोटिस्टा में। देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या था, जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहा था। फूड वैक्यूल क्या है, जो फूड को स्टोर कर रहा है। ये समझ लो कि फॉर्म बाय एनगल्फिंग द फूड, सेल के अंदर कोई फूड पार्टिकल आया उसको एनगल्फ कर लेगा, कौन सा वैक्यूल, हमारा फूड वैक्यूल। ठीक है, सेल के अंदर फूड आया, उसको उसने एनगल्फ कर लिया अपने अंदर, इसलिए ये कहलाता है फूड वैक्यूल, और ये बेसिकली प्रोटिस्टा में देखने को मिलता है।
तो वैक्यूल का फंक्शन क्या है कि ये इसने फूड को लिया भी, स्टोर भी किया थोड़ी देर के लिए, और इसने एक्सक्रीशन में भी अपना रोल प्ले किया। आई होप आप लोगों को इन सारे सेल ऑर्गेनेलिज के बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शन के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार क्विकली हम रिवाइज करते हैं जो आज हमने पढ़ा है, उसको एक समराइज करते हैं, समरी की फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा? सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है? ये नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है। फंजाई में सेल वॉल को काइटिन से बनती है हमारी सेल वॉल, और प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेल वॉल भी दो टाइप की होती है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। उसके बाद हमने पढ़ा था मिडल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। मिडल लैमेला क्या था? ये इंटरकनेक्शन था बिटवीन टू सेल, और जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो क्या करवा रहा था? टू सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करवा रहा था। फिर हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क होता है, जिसे दो टाइप में डिवाइड किया था हमने, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। उसके बाद हमने पढ़ा गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस के भी टू फेज पढ़े हमने, सिस फेज और ट्रांस फेज। इसका क्या फंक्शन था? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल में। फिर हमने पढ़ा लाइसोसोम के बारे में एंड वैक्यूल के बारे में। लाइसोसोम को कहा हमने लाइसोसोम को कहा हमने सुसाइडल बैग। और क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। फिर लास्टली हमने पढ़ा वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल प्लांट्स में बड़े साइज के होते हैं, एनिमल्स में छोटे साइज के होते हैं, और इनके अंदर वाटर, सैप एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट फिल रहता है। टू टाइप के वैक्यूल हमने यहाँ पे देखी है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं अमीबा में, एंड फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं प्रोटिस्टा में। आज जो टॉपिक हमने करवाया है उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आप लोगों को ये सेशंस जो मैं करवा रही हूँ चैप्टर वाइज, ये आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई होप आप लोग ये करेंगे। थैंक यू।